हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? लास्ट टाइम हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डुअल नेचर की बात की थी। डुअल नेचर मतलब हमने दो थ्योरीज दी थी। पार्टिकल नेचर वाली हमने थ्योरी स्टडी की थी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और दूसरी स्टडी की थी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो प्लैंक्स थ्योरी जो आपकी थी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसको फर्दर एक्सटेंड किया था आइंस्टीन ने, राइट? यहाँ तक हम पढ़ चुके थे और हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे। फिर आइंस्टीन ने क्या किया, कुछ आइडियाज रखे, और वो क्या आइडिया था? डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, कुछ नहीं, उसने जस्ट क्या कहा कि कुछ प्रॉपर्टीज, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए भी मेनली उसने क्या कहा, लाइट हैज अ डुअल नेचर है। मतलब उसने प्रॉपरली लाइट वर्ड यूज किया, लाइट हैज अ डुअल नेचर, बोथ वेव एज वेल एज पार्टिकल। ठीक है ना, यही दो थे हमने जो स्टडी किए, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर, करेक्ट। अब इसमें मेन चीज क्या थी, उसने ये कहा वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कुछ आपके फिनोमेना थे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इनको जब देखो तो ऐसा लगता है कि लाइट का वेव नेचर है। उन्होंने ये, आइंस्टीन ने ये आइडिया रखा। और अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखो तो ये लगता है कि लाइट का पार्टिकल नेचर है। दैट्स वाई उन्होंने दोनों चीज को क्लब कर दिया और ये कहा कि लाइट हैज अ डुअल नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब भी यही है कि वो लाइट के रिगार्डिंग ही कह रहे थे, जिनका कि वेव और पार्टिकल नेचर दोनों है। ठीक है, ये लाइट के लिए अभी यूज हो रहा है डुअल नेचर। सेम आपकी प्रॉपर्टी आगे इलेक्ट्रॉन के लिए भी आएगी, तो वो यहां से ही आइडिया फर्दर कैरी फॉरवर्ड हुआ था। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के रिगार्डिंग, क्योंकि जो हमने पहले न्यूमेरिकल्स किए थे वैसे ही सिमिलर, बस थोड़ा सा आप कह सकते हो कि डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यूज करके है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम फर्दर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, स्पेक्ट्रम पे। सो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन इन आंगस्ट्रम। अब यहाँ मेंशन कर दिया, आपको इसी यूनिट में कैलकुलेट करना होगा। हैविंग एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या करेंगे हम? सबसे पहले एनर्जी हमारी कितनी दी हुई है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। यहाँ कूलम मत लिख देना, ये उन्होंने जस्ट ये बताया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी। कूलम नहीं आ जाएगा, अगर आप कूलम लिखोगे तो आपकी यूनिट्स भी आगे सारी गलत हो जाएंगी, कैंसिल आउट नहीं होंगी। ई दिया हुआ है, लैम्डा कैलकुलेट करना है। अगेन सेम, क्या क्या रिलेशन लगेगा, ई इक्वल टू एच म्यू, देन म्यू तो हमें दिया नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं दी, तो हम क्या करेंगे, एच सी बाय लैम्डा। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, ई हमें पता है। ठीक है, यहाँ वैल्यूज रखते हैं पहले, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 एच की हो गई, देन सी की 3 इंटू 10⁸, और नीचे लैम्डा आपको कैलकुलेट करना था। अब अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, ई यहाँ ले जाऊं, लैम्डा वहां, तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34, यूनिट भी लिख लेते हैं जूल सेकेंड, इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, देन डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब आप पहले ये देखिए, लैम्डा है यानी फाइनल आंसर आपका किस में आना चाहिए, लेंथ की यूनिट में। यहाँ जूल से जूल कट रहा है, ठीक है, सेकेंड, और वो नीचे सेकेंड जाएगा ना, वो भी कट हो जाएगा, यानी आपका फाइनल आंसर किस में आ रहा है, मीटर में। तो यूनिट्स आपकी करेक्ट हैं। बाकी जब आप सारी कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू आपकी आती है 12.42 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अब हमें आंसर चाहिए आंगस्ट्रम में। 1 आंगस्ट्रम का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। अब अगर मैं इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूं 10⁻10 आंगस्ट्रम से, तो उसका क्या मतलब हुआ, देखिए, सपोज मैं यहां कर रही हूं, अगर हम मल्टीप्लाई करें 10⁻10 आंगस्ट्रम से, तो ये 10⁻10 हुआ, और आंगस्ट्रम का मतलब 10⁻−10। इसका मतलब जैसे हम यूजुअली कई बार क्वेश्चन में करते नहीं है यूनिट्स को चेंज करने के लिए, सेम वही चीज है कि आपने 10⁻10 से मल्टीप्लाई किया सो दैट आप मीटर को कन्वर्ट कर सको आंगस्ट्रम में। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए, 12.42 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻10 आंगस्ट्रम। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो फाइनल आंसर 12.42 इंटू 10⁻3 आंगस्ट्रम, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं किया, जस्ट थोड़ा सा चेंज था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा हुआ था,
अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू जिसको पता होगी वो ये क्वेश्चन कर सकेगा, अदरवाइज नहीं। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अच्छा, कई बार इसी क्वेश्चन में वेरिएशन आ जाता है 1 मोल करके, तो ऐसा ना हो कि आप डायरेक्टली वैल्यू ले ले, 1 मोल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी आपका क्वेश्चन फर्दर आगे होगा, अदरवाइज आपका सिंपल सा क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये था सारा हमारा डुअल नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पढ़ा। अब हमने एक बात की थी इन्हीं सारे टॉपिक्स के बीच में स्पेक्ट्रम की, है ना। तो स्पेक्ट्रम डिस्कस करते हैं, उसके आगे टाइप्स क्या हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रम के रिगार्डिंग फिर आपको मेनली एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमें जानना जरूरी क्या है कि स्पेक्ट्रम है क्या चीज, एमिशन का मतलब क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है। अब हम चलिए स्टडी करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो नेक्स्ट है हमारे पास सामने एक वर्ड स्पेक्ट्रम, है ना। अब ये स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है, देखिए आपने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में, पहले मैं आपको उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको स्पेक्ट्रम का मतलब इसके रिगार्डिंग जो आगे न्यूमेरिकल आता है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल या जो भी टॉपिक्स मैं कवर करा रही हूँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव ऑल्सो, है ना। हम खाली CBSE के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हमें तैयारी ओवरऑल सबकी करनी है। सो कनेक्टिंग टॉपिक होता है तो रेगुलर ऑब्वियसली हमें कवर करना पड़ता है। स्पेक्ट्रम आपका क्या है, आपने जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ी, काफ़ी सारी आपकी अलग अलग रेडिएशंस हैं जिसकी डिफरेंट वेवलेंथ है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो उन सारी वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को सेपरेट कर सके, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राम। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ, स्पेक्ट्रोस्कोप मतलब कि वो इंस्ट्रूमेंट जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को सेपरेट आउट करे इनटू डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड, मतलब कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में बहुत सारे रेडिएशंस है ना, उनको अगर आपको सेग्रीगेट करना हो, अलग अलग करना हो कि आपकी कौन सी येलो लाइन है, व्हाइट लाइन है, इस तरह व्हाइट लाइन तो नहीं, येलो लाइन, या जितने आपका स्पेक्ट्रम में आपने अलग अलग कलर्स पड़े हुए हैं, है ना, विबग्योर है, वो सेपरेट करना, दैट इज एक्चुअली यही प्रोसेस है। स्पेक्ट्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है, स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इसमें है क्या, देखिए स्पेक्ट्रोस्कोप में एक्चुअली क्या है, जो व्हाइट लाइट आ रही है ना, आप उसको प्रिज्म से या जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है उससे पास कराते हो। जब आप उससे पास कराओगे आपको पता है क्या होता है, वो सारी आपकी जितनी व्हाइट लाइट है सेपरेट आउट हो जाती है, प्रिज्म में डिफ्रैक्शन प्रोसेस हो जाता है, एंड देन वो आपके जो अलग अलग लाइंस आती हैं उनको आप ऑब्जर्व करते हो टेलीस्कोप से। अगर आप टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे हो तो हम उसे कहेंगे स्पेक्ट्रोस्कोप। अगर टेलीस्कोप को हम रिप्लेस कर दें फोटोग्राफिक फिल्म के साथ या प्लेट के साथ, जिसपे कि वो आपके सारी जो कलर्स हैं अलग अलग लाइट के, मतलब सपोज कि जैसे हम विजिबल लाइट हमने ले ली, इसको हमने जब प्रिज्म से पास करा, आपको पता है वो 7 कलर्स अलग अलग दिखेंगे, वो 7 कलर्स अलग अलग हमने फोटोग्राफिक प्लेट पे फॉल करा दिए। तो हमने क्या किया, टेलीस्कोप को रिप्लेस कर दिया फोटोग्राफिक फिल्म के साथ या प्लेट के साथ, तब इसका नाम हो जाएगा स्पेक्ट्रोग्राफ। सो ये दोनों ही नाम है एक ही चीज, एक जगह टेलीस्कोप है, एक जगह फोटोग्राफिक फिल्म है, फोटोग्राफिक प्लेट है। अब जो स्पेक्ट्रम आपको मिलता है ये तो हुआ इंस्ट्रूमेंट का नाम स्पेक्ट्रोस्कोप या फिर स्पेक्ट्रोग्राफ। वो जो आपको चीज मिल रही है, मतलब आप 7 कलर्स अलग अलग जो देख रहे हो, वो क्या है एक्चुअली, उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोग्राम। ठीक है, स्पेक्ट्रोग्राम या फिर सिंपली उसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट के नाम हैं और ये दोनों वो जो आपको 7 रंग अलग अलग होके दिख रहे हैं वो चीज। क्लियर है। अब बात आई हमारी स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रोस्कोप, ये सारी चीज हो गई। अब इसका नेक्स्ट यूज क्या है, देखिए 2 टाइप के स्पेक्ट्रम है, एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, नाम से पता लग रहा है एक में लाइट एमिट हो रही होगी, एक में कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब हो रहा होगा। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में पहले हम डिस्कस करते हैं। ये मैं आपको जनरली जस्ट बता दे रही हूँ, कुछ लिख इसलिए नहीं रही क्योंकि इसमें आपको लिखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, आपको जस्ट इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। गॉट इट। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, सिंपली आपकी व्हाइट लाइट आई जिसमें कि काफी सारे कलर्स हैं, आपने क्या किया, स्लिट यूज किया। ठीक है, स्लिट यूज करने का फायदा, बेनिफिट क्या है कि आपको सिलेक्टिव लाइट खाली आगे जाएगी। ठीक, उसको आपने फॉल कराया प्रिज्म पे। ठीक, प्रिज्म पे फॉल कराया, उसके बाद क्या होगा, 7 कलर्स सेपरेट आउट हो जाएंगे। 1 2, ये आपको होपफुली क्लियर दिख रही हो, मैं पतला पतला ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ। 1 2 3 4 5
6 और 7। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस आती हैं। 7 आपकी सेपरेट आउट हो गई। उसके बाद अगर ये फर्दर आगे आप देखोगे, ये आगे और डेविएट होती हैं। ठीक है, इनकी डेविएशन मैं शो करती जा रही हूं। तो बेसिकली आपने किया क्या, अगर आप देखें, ये हमने सारी फॉल कराई है किस पे, फोटोग्राफिक फिल्म पे। ये एक्चुअली थोड़ा ज्यादा इसके साथ अटैच हो गई, थोड़ा ऊपर होना चाहिए। मैं इसको करेक्ट कर देती हूं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी समझने में। ठीक है, इसको हम डेविएट कम करेंगे, तभी आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सपोज कीजिए लास्ट वाली, इसको हम थोड़ा कम डेविएशन शो कर देते हैं। 1, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये आप देख सकते होंगे कि यहां से आने के बाद हल्का 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 डेविएशन हो रहा है। प्रिज्म में होता क्या है ना, डेविएशन प्रोसेस ही होता है। ये 7 कलर्स आपके सेपरेट आउट हो गए हैं, विबग्योर कलर्स। ठीक, तो एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, व्हाइट लाइट हमने यूज की, ये व्हाइट लाइट थी, उसको हमने प्रिज्म में से पास कराया। प्रिज्म में से पास कराया तो उसने प्रोसेस शो किया कि आपकी जो व्हाइट लाइट थी उसके जितने कलर्स थे उसने सबको सेपरेट आउट कर दिया। ये आपकी फोटोग्राफिक फिल्म है जिसपे आपने वो पूरा स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया है या फॉल कराया है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली एमिशन स्पेक्ट्रम की लाइट से जो आपका एमिशन हुई है रेडिएशन की, प्रिज्म के थ्रू होते हुए डायरेक्टली जब आप फोटोग्राफिक फिल्म पे फॉल कराते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन में एक चीज है, और इसका आपका जो स्पेक्ट्रम है ना, फिर एमिशन स्पेक्ट्रम, इसके आगे 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप्स क्या हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रा। ये 2 टाइप्स हैं एमिशन स्पेक्ट्रम के। ठीक है, यहां लिख देती हूं मैं टाइप्स। अब नाम से पता लग रहा है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मतलब ये जो स्पेक्ट्रम है लगातार दिखेगा। मतलब जैसे सपोज कीजिए ये है ना, कलर्स आपको इस तरह से कॉन्टिन्यूटी में दिखेंगे, विबग्योर कलर्स इस तरह से दिखेंगे। तो ये तो हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और मेनली इसमें चीज़ क्या है कि आप सपोज करो कोई भी सिंपली लाइट ले रहे हो, सेम यही प्रोसेस आपने किया तो आपका कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम आ रहा है। बट अगर आप क्या करते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन का मतलब क्या है कि एक लाइन आएगी। यानी आपने क्या किया, कोई सपोज कीजिए सब्सटेंस लिया, उसको फ्लेम में, बंसन फ्लेम में हीट किया, तो वो कुछ ना कुछ रेडिएशंस एमिट करेगा नेचुरली। उसका स्पेक्ट्रम जब आप ऑब्जर्व करेंगे किसी फोटोग्राफिक फिल्म पे, तो वो लाइन स्पेक्ट्रम शो करेगा, क्योंकि वो जो सब्सटेंस आपने लिया वो खाली उसी का स्पेक्ट्रा देगा, बाकी नहीं देगा। वो सब्सटेंस जो भी लाइट एमिट कर रहा होगा, जो भी उसमें से रेज निकल रही होंगी, वही रेज आपके स्पेक्ट्रम में आएंगी, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा। उसका स्पेक्ट्रम देखिए ऐसे होता है, बाकी सारा डार्क डार्क होगा। 2 जगह सपोज कीजिए ये लाइन आ गई, बाकी ये सारा डार्क 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 होगा। ठीक है, सपोज करो मैं इसको शेड कर देती हूँ, ये डार्क डार्क होगा सारा। ठीक है, बीच में ये एक लाइन दिखेगी। अब जैसे यहाँ तो हमें कलर डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर पा रहे हैं, बट एक्चुअल में होता यही है कि 2 आपको लाइन्स दिख रही है, बाकी सारा ब्लैक है। ठीक है, यानी डार्क है ये सारा पोर्शन भी और ये सारा पोर्शन भी। तो लाइन स्पेक्ट्रा में वो स्पेसिफिकली 2 लाइन्स हैं, 3 लाइन्स है, डिपेंड करता है आपने क्या सब्सटेंस लिया है, वो लाइन्स अलग अलग दिखती हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने सोडियम लिया, सोडियम 2 लाइन्स देता है, येलो लाइन्स है ना, और वो येलो लाइन्स की 2 अलग अलग वैल्यू है, 5890 पे, 5896 पे अप्रॉक्स। तो फर्क क्या है, स्पेक्ट्रम एक्चुअली ये माना जाता है कि फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए जो आपका स्पेक्ट्रम होगा वो किसी दूसरे का नहीं होगा, कंप्लीटली सेम नहीं होगा। तभी आप इसको यूज करते हो डिफरेंशिएट करने में। फर्दर रिसर्चेज में स्पेक्ट्रम या जो हम स्पेक्ट्रा लेते हैं कंपाउंड्स का, वो बहुत यूज होता है। उससे हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, फर्क पता लगा पाते हैं कि कौन सा कंपाउंड था कौन सा नहीं था, क्योंकि हर कंपाउंड का अलग अलग स्पेक्ट्रा आएगा। इसीलिए जैसे हाथ में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराई जाती है, सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं, तो इसीलिए उसी का आप कह सकते हो पैरेलली देखते हुए इसका ये कहा जाता है कि फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है किसी कंपाउंड के लिए। ठीक, अच्छा, ये हो गया हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम। अब बात आती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या है, नाम से पता लग रहा है ना, कुछ एब्जॉर्ब होगा। तो क्या किया हमने, ये चीज तो सेम रहती है, बट एक चीज ऐड हो गई कि यहाँ जो लाइट आपकी जा रही होगी बीच में, मैं इसको रब करके करेक्ट करती हूँ कि क्या करते हैं, बीच में
कुछ आप सॉल्यूशन लेते हो जिसमें कि एब्जॉर्ब करा देते हो उस वाइट लाइट को। मैंने सपोज करो ये ले लिया, NaCl सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, NaCl सॉल्यूशन लिया और इसकी पहले सेम वैसे ही स्लिट होगा और ये लाइट आ रही थी, ठीक, सेम बाकी सारा कुछ वैसे है, बस यहाँ पे हमने एक कंटेनर लिया या आपका सेटअप होता है उसमें NaCl सॉल्यूशन लिया। अब क्या होगा, जो व्हाइट लाइट आ रही थी जिसमें कि 7 कलर्स प्रेजेंट थे उसमें से कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी और जो बाकी यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट पे पूरी आएगी वहां पे बाकी सारे कलर्स आएंगे बट वो मिसिंग होगा। अब जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया सोडियम सब्सटेंस येलो लाइंस देता है, राइट, तो उसका जो स्पेक्ट्रम आएगा ना, सपोज करो मैं विबग्योर कर रही हूं इस तरह से, तो येलो वाला जो एरिया होगा ना वहां कुछ नहीं आएगा, वो ब्लैंक आएगा। बाकी सब जगह कलर्स आएंगे, वहां कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो येलो कलर यहां एब्जॉर्ब हो गया NaCl के सॉल्यूशन में। सो दिस वाज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन में क्या किया हमने, डायरेक्टली व्हाइट लाइट को जो उससे रेडिएशन एमिट हो रही थी प्रिज्म में से पास कराया, वो लाइट आपकी स्प्लिट आउट हो गई और फोटोग्राफिक फिल्म में आपने उसको पूरा क्या बोलते हैं ऑब्जर्व किया एंड 7 के 7 कलर्स आपको अलग अलग दिखे। जरूरी नहीं हमेशा 7 कलर्स होंगे, डिपेंड कर रहा है। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि वो लाइट आपकी अलग अलग हो जाएगी। कहने का मतलब है कि लाइट में जो अलग अलग रेडिएशंस की डिफरेंट वेवलेंथ थी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज थी, वो सेपरेट आउट होके आपको दिखेंगी इस तरह से। इसके 2 टाइप्स किए हमने, कॉन्टिन्यूअस एंड लाइन। कॉन्टिन्यूअस का मतलब वो एक साथ लगातार थे, इसलिए हम कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं, और लाइन में खाली लाइन आती है किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को लेके। क्लियर? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एक चीज हमने और ऐड की, व्हाइट लाइट को हमने पहले एब्जॉर्ब कराया किसी सॉल्यूशन में, उसके बाद सेम वैसा ही प्रोसेस प्रिज्म में से पास कराया एंड फोटोग्राफिक फिल्म में इसको हमने ऑब्जर्व किया, ठीक। अब इसमें एक चीज और है, ये जो डेविएशन होती है, आप मुझे आपको ये तो आपको क्लियर है, विबग्योर में से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, इसकी है ना, रेड की यानी कि। तो ये आपको याद रखना है, लैम्डा हाईएस्ट किसका है, आर यानी रेड का। जिसका लैम्डा सबसे ज्यादा है उसकी लीस्ट डेविएशन होगी। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए आपको याद रखना है लैम्डा हाईएस्ट है रेड का, रेड की डेविएशन लीस्ट होगी। तो यहां पे आप देख सकते हो इस वाले की डेविएशन सबसे कम है, नीचे आते आते डेविएशन ज्यादा हो जाती है, तो ये नीचे से विबग्योर आप लिख सकते हो, मतलब रेड वाला सबसे ऊपर है। और सेम जो ये चीज मैंने कही कि लैम्डा हाईएस्ट आर के लिए है लीस्ट डेविएशन, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वॉयलेट आपका उसकी लैम्डा सबसे कम, डेविएशन सबसे ज्यादा। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम पता लगा आपको कि क्या चीज होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है मेनली जो हमें इससे रिलेटेड स्टडी करना है, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आपने जब लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसी तरह से अगर आप कंडक्शन करवाओगे, उसमें से सपोज करो रेज निकलती हैं, आप उसको ऑब्जर्व करवाते हो, इसी तरह से स्पेक्ट्रम उसका क्रिएट करते हो, तो उसमें हमने देखा बहुत सारी लाइंस हैं, अलग 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 काफ़ी सारी। उन सभी लाइंस को सीरीज में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। चलिए उस सीरीज, क्या सीरीज है, उसका नाम क्या है और किस किस रीजन में फॉल करेगी, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। क्या किया हमने, हाइड्रोजन गैस को लिया हमने लो प्रेशर पे। आपको ध्यान है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हमने स्टार्टिंग में किया था, मैंने आपको तब बताया था कि अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम पे नहीं लेंगे तो गैस कंडक्शन शो नहीं करेगी, इसलिए हमने लो प्रेशर पे लिया हाइड्रोजन गैस को। सेम वैसे ही डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर पे लिया और जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट पास कराया तो लाइट एमिट हुई, वही लाइट आपने स्पेक्ट्रोस्कोप पे ऑब्जर्व की, ठीक है, फॉल कराने के बाद फोटोग्राफिक फिल्म में। तो आपको मिला एक स्पेक्ट्रम, उस स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइंस थी, मतलब इतनी मल्टीपल लाइंस थी कि आप, ये रैंडम है, मैं कुछ ऐसा फिक्स नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। उसमें कभी लाइंस कहीं कहीं पास है, कहीं पे लगातार लाइंस है। सो इट वाज लाइक कि आपके एक सीरीज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स की जो लाइट थी वो आपने उसमें ऑब्जर्व की। उस सीरीज के लिए सेपरेट किया गया अलग अलग नाम को लेके, और वो किसके नाम पे था, साइंटिस्ट के नाम पे जिन्होंने उसको स्टडी किया। जैसे सपोज कीजिए कुछ सीरीज, कुछ हद तक सीरीज का नाम दिया गया लाइमन, LYMAN, लाइमन, ठीक है। फिर बामल,
BALMER, देन ब्रैकेट, नहीं पास्चन पहले आएगा, ठीक है, पास्चन ब्रैकेट, और इसी अगर आप आगे इसको एक्सटेंड कर लें, ठीक, ये हो गया आपका ब्रैकेट, देन उफुन। ये एक्चुअली साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने उस सीरीज को स्टडी किया है ना। ये सीरीज आपकी फॉल करती है यूवी कैटेगरी में, मतलब अगर इसकी जो भी रेडिएशंस होंगी, जो भी आपके इसकी कैलकुलेशंस हैं, वो फॉल करेंगे किस रीजन में, यूवी रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में। ये फॉल करेगी विजिबल रीजन में, एंड बाकी सारी IR, इन तीन को लेके ही है मेनली, ठीक है, यूवी, विजिबल, IR। तो लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, उफुन, ये साइंटिस्ट के नाम पे 5 सीरीज दी गई, ठीक है। अब इसको मैं अलग अलग करके लिख देती हूं, लाइमन, बामर, पास्चन, ठीक, और ब्रैकेट, पुफुन। ये मैंने अलग अलग क्यों लिखा, क्योंकि इसके बाद ये एक्चुअली लाइंस तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक साइंटिस्ट हुए रिडबर्ग, ठीक है। आपको लग रहा होगा इतने मुश्किल मुश्किल नाम है साइंटिस्ट के, एक्चुअली याद तो करने पड़ेंगे क्योंकि साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंटिस्ट आएंगे ही आएंगे बीच बीच में। रिडबर्ग ने एक फॉर्मूला दिया टू कैलकुलेट द वेव नंबर, जितनी आप वेव स्टडी कर रहे हैं उनकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया, और स्पेशली किसके लिए, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए। क्या था वो फॉर्मूला, देखिए, वेव नंबर है, इस तरह से हम शो करते हैं, इज इक्वल टू R1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है। वेव नंबर इज इक्वल टू R, ये R क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट जिसकी फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू क्या है, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, ये उसकी फिक्स्ड वैल्यू है। हर न्यूमेरिकल में आपने यही वैल्यू पुट करनी है। फिर ब्रैकेट में क्या है, 1/n1² माइनस 1/n2²। ये n1 n2 क्या है, दैट इज एक्चुअली एनर्जी लेवल, है ना। ये सारा जो आपका स्पेक्ट्रम का, जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, अब तो हमें, आप जानते हो कि एटम में जब इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, ये उन्हीं एनर्जी लेवल्स की बात हो रही है। जब स्पेक्ट्रम देखा गया, स्पेक्ट्रम में अलग अलग एनर्जी लेवल्स में आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन अगर एक एनर्जी लेवल से दूसरे में जा रहा है तो ट्रांजिशन होगी, या जब वापस आएगा तो ट्रांजिशन होगी, उसी पे बेस्ड ये आपका रिडबर्ग फॉर्मूला है, ठीक है। क्वेश्चंस में भी आपको शो किया होगा, बताया होगा कि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हुई है। तो जब n1 की वैल्यू 1 है, वो क्या केस है, लाइमन, यहाँ पे n1 की वैल्यू 2 होगी, यहाँ 3, फिर 4, 5, ठीक है। आप इसी सीरीज में याद कीजिए, लाइमन, बामन, पास्चन, ब्रैकेट, पुफुन, ठीक है, 1 2 3 4 5। n1 की वैल्यू इनके केस में ये रहेगी। n2 इसके बाद कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे n2 क्या हो सकता है, 1 के बाद 2 3 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n2 3 4, इसी तरह से यहाँ पे 4 5, यहाँ 5 6, यहाँ 6 7, ठीक है। अब अगर सपोज कीजिए यहाँ पे n1 की वैल्यू 2 है, हमें पता ही है ऑलरेडी, तो इस फॉर्मूले को आप नाम दे सकते हो बामल फॉर्मूला, ठीक है, मतलब ये बामर फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपका n1 क्या है, 2, ऐसे ही n1 अगर 4 है तो ब्रैकेट फॉर्मूला। इस तरह से सेम फॉर्मूले को जस्ट रीनेम कर दिया गया है ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट। अगर n1 की वैल्यू हमारी फिक्स्ड है, हमें पता है कि कौन सा एनर्जी लेवल है, तो ठीक है, एक ये चीज आती है इसमें। उसके बाद दूसरी चीज क्या आती है आपकी, लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन का मतलब क्या होता है कि लिमिट कर दिया आपने, उससे ज्यादा चीज नहीं हो सकती है। लिमिट यहाँ क्या कर रहे हैं, और लाइन किस चीज को कहा जा रहा है, एनर्जी लेवल को लेके कहा जा रहा है। तो एनर्जी लेवल एक तो जहां से इलेक्ट्रॉन आपका गया, जहां से ट्रांजिशन स्टार्ट हो रही है, और जो लास्ट लाइन है जहां तक जाएगा वो लिमिटिंग लाइन का मतलब क्या है कि मैक्सिमम कहां तक जा सकता है। सो उसके केस में क्या लेते हो आप, इनफाइनाइट, है ना। इनफाइनाइट मतलब हमें नहीं पता कहां तक जाएगा। सो लिमिटिंग लाइन अगर कभी भी क्वेश्चन में दिया हो, कंसीडर n2। लिमिटिंग लाइन कभी भी अगर आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, तो n2 की वैल्यू आप इनफाइनाइट लोगे हमेशा, ठीक है। सो ये सारा हमने पढ़ लिया। अब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स।
सो रिडबर्ग फॉर्मूला पे हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन। यहाँ भी हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ही कैलकुलेट करनी है। एमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम n5 मतलब n इज इक्वल टू 5 स्टेट टू n इज इक्वल टू 2 स्टेट इन द हाइड्रोजन एटम। अब देखिए मैंने उसमें क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। रिडबर्ग फॉर्मूला क्या है आपका? रिडबर्ग फॉर्मूला R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यही है ना। मैंने बताया था n1 n2 क्या है, दो अलग अलग स्टेट्स हैं, ट्रांजिशन हो रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा उसके बाद जब वो वापस अपनी स्टेट में आता है तब रेडिएशन एमिट होती है। तो यहाँ पे n1 आपका क्या हो गया 2 और n2 आपका 5, ठीक है। और n1 2 हो गया, इसका मतलब क्या है, कौन सी सीरीज है? बामल सीरीज। वैसे इसमें पूछा नहीं है बट स्टिल मैं आपको बता दे रही हूँ। हमने किया था ना जब अलग अलग थी, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, पुफोन, तो n1 अगर 2 था तो बामल सीरीज। हमने लिखा फॉर्मूला। अब यहाँ से देखिए क्या कैलकुलेट होगा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के लिए पहले वेव नंबर कैलकुलेट करेंगे, हमें और तो कुछ गिवन है नहीं। वेव नंबर कैलकुलेट करते हैं पहले। 109677 हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ जाएगा कैलकुलेट करके, इसको आप करोगे तो 232.2 सेंटीमीटर इनवर्स। वेव नंबर किसकी अगर आप यूनिट निकालना चाहो 1/लैम्डा था ना, तो इसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स। ये निकल गया आपका वेव नंबर। लैम्डा कैसे निकलेगा? ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है वेव नंबर इज इक्वल टू 1/लैम्डा। हमने क्या किया, पोजीशन चेंज कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई 1/232.2। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये आपका आ जाएगा 434 × 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। आपने रेंज पढ़ी हुई है, देखो विजिबल रेंज कहाँ से, नैनोमीटर में पढ़ी हुई है। हम इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर ले, हमारे लिए इजी हो जाएगा ये पता लगाना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस रीजन में लाई कर रही है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे कैलकुलेट, 434 × 10⁻⁹ कर लेंगे, ठीक। सो क्योंकि सेंटीमीटर था ना, सेंटी का मतलब 10⁻², तो -2 और -7 -9 मीटर। तो आंसर आपका आ गया 434 नैनोमीटर। अब देखते हैं क्या क्या कैलकुलेट हो गया। वेव नंबर हमें कैलकुलेट करना पड़ा क्योंकि हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी थी, हमारे पास और कुछ गिवन नहीं था। तो ये हो गया कैलकुलेट। फ्रीक्वेंसी रह गई। फ्रीक्वेंसी के लिए सेम वही फॉर्मूला जो अब तक हम यूज करते आ रहे हैं। क्या था रिलेशन? C = μ × लैम्डा। इस रिलेशन का यूज करेंगे। सो आपको कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी, यानी कि C/λ। फ्रीक्वेंसी C/λ। C की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। और लैम्डा आपने कैलकुलेट किया 434 × 10⁻⁹ मीटर। मीटर से मीटर यूनिट कट गया, आपकी इसकी यूनिट फ्रीक्वेंसी की सेकेंड इनवर्स आ जाएगी, ठीक है। वैल्यू कितनी आ गई? 6.9 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। क्लियर? सो हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिया, वेवलेंथ कैलकुलेट कर लिया। कई बार ऐसा होता है, ये नहीं पूछा होता, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, खाली आपको वेव नंबर कैलकुलेट करना होता है। या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है बाकी सब चीजें दी है, इनमें से कोई मिसिंग होगी, है ना, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। सो ये हो गया हमारा बेसिक सा क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट इसका क्या है, इन विच रीजन विल दिस EM रेडिएशन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाई। दो जगह से हमें पता लग रहा है। एक तो क्या है, मैंने कहा था n1 2 है, इसका मतलब बामल सीरीज। आपको याद हो मैंने कहा था लाइमन UV में फॉल करती है, बामल सीरीज आपका विजिबल के लिए होता है, और उसके बाद वाली तीनों IR के लिए। तो विजिबल के लिए होता है तो नेचुरली आपका विजिबल रीजन होगा, उससे ज्यादा आपको स्पेसिफाई नहीं करना है, जस्ट आपको रीजन ही स्पेसिफाई करना है। यहाँ पे भी इन्होंने नॉर्मली रीजन ही पूछा हुआ है। या फिर अगर आप यहाँ से वेवलेंथ की वैल्यू देखें तो वो भी लाई कर रही है 380 नैनोमीटर के बीच में, 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर के बीच में। सो दोनों तरह से अगर आप देखें तो कौन सा आपका वो हुआ रीजन, विजिबल रीजन। एक्सप्लेन करने के लिए जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया आप वही कर सकते हैं कि एक तो वेवलेंथ की हेल्प से और ये बामल सीरीज की हेल्प से, ठीक। एक क्वेश्चन और करते हैं रिडबर्ग फॉर्मूला रिलेटेड ही, तो आपका थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए मैंने लिमिटिंग लाइन लिया है, लिमिटिंग लाइन वाली चीज भी ले ली है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है,
फॉर्मूला वही लगाना है, बट ये है कि आपने कंपैरिजन करते हुए कैलकुलेट करना है। क्या है क्वेश्चन में, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इन द बामल सीरीज इज 656 नैनोमीटर। फिर कैलकुलेट किसकी करनी है, सेकेंड लाइन एंड लिमिटिंग लाइन की। पहले तो ये मतलब समझ लीजिए, बामल सीरीज मतलब N1 आपका 2 हो गया, ठीक है। फर्स्ट लाइन क्या होगी, जब वो 2 से 3 पे जाए, है ना। तो फर्स्ट लाइन के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट लाइन के लिए आपकी N2 हो जाएगी 3, सेकेंड लाइन के लिए आपकी N2 हो जाएगी 4, और लिमिटिंग लाइन के लिए मैंने आपको बताया था कोई लिमिट नहीं है, तो इसका क्या मतलब था, लिमिटिंग लास्ट तक जो भी आपकी ट्रांजिशन हो सकती है। तो लिमिटिंग लाइन के लिए आपकी N2 की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। बस तो आपने फॉर्मूले में क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है और उन दो जो आपकी अलग अलग इक्वेशन आएंगी उनको डिवाइड कर लेना है, दैट्स इट। जैसे हम करते हैं, निकालना आपको वेवलेंथ है तो डायरेक्टली वेव नंबर की बजाय, या तो आप जैसे ऐसा लिखना चाहो ये भी लिख सकते हो 1/λ, ठीक। 1/λ इक्वल टू क्या हो जाएगा, R 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये मैंने पहले एक बार फॉर्मूला लिख लिया। अब देखिए क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ मैं लिखती जा रही हूँ 1/λ नहीं, एक्चुअली फर्स्ट लाइन के लिए तो दिया हुआ है 656, है ना। तो 1/656 लिखेंगे हम, इज इक्वल टू R की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें पता है हम कंपेयर कर रहे हैं, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो R की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। 1/N1 स्क्वायर, अब N1 स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस किसका आ जाएगा, फर्स्ट लाइन के लिए 3 स्क्वायर, ठीक। ये आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 5R/36, मतलब कि 1/656 इज इक्वल टू 5R/36। इसको आप दे दो 1 नंबर इक्वेशन को। अब मैं करती हूँ सेकेंड लाइन के लिए, कंपैरिजन करने के लिए आपको दोनों को रखना पड़ेगा, तभी सेकेंड लाइन की हमें वैल्यू नहीं पता है तो हमने 1/λ रख लिया, R 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ गई 3R/16, ठीक। अब आपने दोनों को इस तरह से वैल्यूज पुट करके कंपैरिजन करने के लिए अगर देखो, इसको और इसको डिवाइड करोगे आप, डिवाइड सेकेंड बाय 2 क्या आ जाएगा, डिवाइड सेकेंड बाय 2, सॉरी फर्स्ट, ठीक है। इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो देन इधर आपका आ जाएगा 5/36 इंटू 16/3, ठीक। ये कैलकुलेट करके आपका यहाँ से क्या, R तो कट गया, देखिए लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 485.9 नैनोमीटर, ठीक है। नैनोमीटर क्यों आई, क्योंकि ऑलरेडी जो हम वैल्यू लेके चल रहे थे लैम्डा की वो थी 656 नैनोमीटर। ये कैलकुलेट हुआ आपका सेकेंड लाइन के लिए। अब लिमिटिंग लाइन के लिए क्या करना है, देखिए इस साइड कर देती हूँ मैं। लिमिटिंग लाइन के लिए सेम वैसे ही 1/λ लिया आपने, R की वैल्यू ली 1/2 स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट स्क्वायर। अब 1/इनफाइनाइट स्क्वायर मतलब 0, सो 1/λ इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा, ये 0 हो गया, सो R/4 आ गया, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में ये चीज 0, 1/4 R/4 आ गया। अब इसको और इसको फिर से आप क्या करोगे, कंपेयर, है ना। तो कंपैरिजन करेंगे जब हम, यानी कि डिवाइड करेंगे जब हम, इसको थर्ड इक्वेशन नाम दे देते हैं। सो यहाँ आपने डिवाइड कर लिया, देखिए फिर से वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे इसमें किया था, फर्स्ट बाय सेकंड किया था ना, ये आपका फर्स्ट बाय सेकंड डिवाइड था, ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया था, सेकंड बाय फर्स्ट, फर्स्ट बाय सेकंड होगा। ऐसे ही यहाँ पे आपने थर्ड वाली इक्वेशन जो लिमिटिंग लाइन के लिए रखी है वो, और फर्स्ट लाइन वाली इक्वेशन, इनको आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा λ/656 एंड कैलकुलेट करके 364, यस अप्रॉक्स 364 आपका नैनोमीटर कैलकुलेट करके आ जाएगा। सो ये सारा जो आपका टॉपिक था लिमिटिंग लाइन या रेडबर्ग फॉर्मूला को लेके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि आपके एमसीक्यूज वाले पार्ट के लिए हो सकता है वहाँ कैलकुलेशन इतनी ना हो, बट स्टिल इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। वन थिंग मोर, यहाँ जैसे सेकंड लाइन दे रखा है, हो सकता था थर्ड लाइन दिया होता। थर्ड लाइन के लिए आप क्या करते, N2 की वैल्यू उस हिसाब से, जैसे यहाँ पे देखिए 4 थी ना, नेक्स्ट आ जाती क्या 5। तो ये आपको ध्यान देना है, मेनली कॉन्सेप्ट हमें क्या लगाना है वो ध्यान देना है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो अब हमें क्या करना है कि
रदरफोर्ड मॉडल हमने लास्ट किया था ना। नेक्स्ट मॉडल आपका आता है बोहर मॉडल, बट उससे पहले एक टॉपिक है कि लिमिटेशंस क्या रह गए या ड्रॉबैक्स क्या रह गए रदरफोर्ड मॉडल के। तो देखिए, हम लिमिटेशंस कह लो या ड्रॉबैक्स कह लो, एक ही बात है। 2-3 पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक, रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, सेंटर में न्यूक्लियस है, कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करता जा रहा है। अब आप ये देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती है कि एनर्जी या रेडिएशंस जो है कॉन्टिन्यूसली एमिट आउट होती जा रही है ना। हमने ये कहा कि अगर सपोज करो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एक चार्ज्ड पार्टिकल है, क्लियर, रिवॉल्व करते करते वो अगर अपनी रेडिएशंस या एनर्जी एमिट करता जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जिस सर्कल में या जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस, वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा क्योंकि उसकी नेचुरली एनर्जी कम होती जा रही है। एंड फाइनली होना क्या चाहिए, इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। देखिए कैसे, सपोज कीजिए ये न्यूक्लियस है, अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि एक स्पाइरल की तरह, अगर मैं इसको इस तरह से शो करूँ, स्पाइरल भी हमने क्यों शो किया, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो फाइनली जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर कम होती जाएगी, उसको तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। सो इट मीन्स कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है रदरफोर्ड मॉडल में, या कमी रह गई है जिसको कि हमारा नेक्स्ट मॉडल कवर अप करेगा। तो पहले इसका ड्रॉबैक क्या रह गया, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन क्या चीज, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी की ही बात की ना हमने कि एटम स्टेबल कैसे रह रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो कैसे रिवॉल्व कर रहा है। बाकी तो हमने पढ़ा ही था कि आपको 2 फोर्सेस है जो बैलेंस कर रही हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ठीक, देन सेकेंड पॉइंट आपका आता है इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, अभी हमने स्पेक्ट्रा सारा पढ़ा ना, तो उसी में से जो लाइन स्पेक्ट्रा है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, स्पेशली लाइन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन एटम को लेके। ठीक, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। और तीसरी जो इसकी लिमिटेशन, ये मेन एक्चुअली लिमिटेशंस हैं, तीसरी जो इसकी लिमिटेशन रही वो क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगी, है ना, अराउंड द न्यूक्लियस, उनकी एनर्जी क्या होगी। वो रदरफोर्ड मॉडल एटम ने कुछ भी नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, उनकी एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि जब आप बात कर रहे हो एनर्जी की तो नेचुरली उस पर्टिकुलर स्टेट में जहां इलेक्ट्रॉन है वहां कोई ना कोई एनर्जी की वैल्यू होनी चाहिए। सो इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट, कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ कितने कितने प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हर एटम के लिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर एनर्जीज। ठीक, ये हो गई हमारी सारी तीनों ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस रदरफोर्ड मॉडल की। अब जो नेक्स्ट मॉडल आएगा वो है बोहर मॉडल। किसने दिया, नाम से पता लग रहा है, नील्स बोहर। उस मॉडल को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, उसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं और उनमें उस पोस्टुलेट्स में ही काफ़ी फॉर्मूलाज आएंगे बीच में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोहर्स मॉडल आप ध्यान से पढ़िएगा एंड केयरफुली एक एक जो इसमें वैल्यूज हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। सो नेक्स्ट मॉडल हमारा आया बोहर मॉडल, जो कि इनका पूरा नाम था नील बोहर, है ना, ये नाम पता होना चाहिए। इन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया 1913 में। क्या कहता है मॉडल, सबसे पहले तो मैं फिगर बना देती हूँ आपको, देखो नील बोहर के अकॉर्डिंग सेंटर में छोटा सा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, यानी कि न्यूक्लियस एटम के सेंटर में, और उसके आसपास हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब ये आप जैसे देखते जा रहे हो सर्कल सर्कल, इनकी उसने वैल्यू रखी कि ये शेल्स हैं, नंबर ऑफ शेल्स हैं, जैसे जैसे हम बाहर बढ़ते जा रहे हैं शेल्स हमारे चेंज होते जा रहे हैं। तो उसने पहले नाम दिया हुआ के, मतलब मैं नीचे लिख देती हूँ KLMN, ठीक है, मतलब उसका यही है कि एनर्जी लेवल सबसे पास वाला 1 है, 2, 3, 4 इस तरह से। सो पोस्टुलेट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहला पोस्टुलेट बोहर का क्या हो जाएगा, एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। अब यहाँ से हाँ वन थिंग मोर, यहाँ से आपका एग्जैक्टली सिलेबस में आ गया है, मतलब ये टॉपिक आपको मेंशन है, तो आपको पोस्टुलेट्स डिटेल में लिखने आने चाहिए फॉर एग्जाम ऑल्सो।
स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी ठीक है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियस इन द सेंटर, और उसके आसपास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंटर, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट, किस में रिवॉल्व कर रहे हैं, इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, उसने इनको नाम दिया ऑर्बिट का, ठीक है। ये जो आप सर्कल्स देख रहे हो वो आपके क्या हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स या स्टेशनरी स्टेट्स। अब बात आती है स्टेशनरी स्टेट्स का क्या मतलब। देखिए मेन चीज क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स, मैं मेंशन कर देती हूँ, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट ओनली इन दोज एनर्जी लेवल्स जिनकी की फिक्स्ड वैल्यू थी, है ना, ओनली इन दोज एनर्जी लेवल्स विच हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। अब फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी है, इसी की वजह से इन सर्कुलर ऑर्बिट्स को क्या कहा गया, दे आर कॉल्ड एज, यहां लिख देती हूं मैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज स्टेशनरी स्टेट्स। स्टेशनरी स्टेट्स का देखिए ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है ना, स्टेशनरी स्टेट्स और एनर्जी लेवल्स। स्टेशनरी स्टेट्स का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, बट इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है उसकी एनर्जी की वैल्यू फिक्स्ड है। नेचुरली अगर उसकी एनर्जी की वैल्यू फिक्स्ड है तो तभी हमने कहा ना कि इलेक्ट्रॉन्स हर ऑर्बिट में नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ उन ऑर्बिट्स में प्रेजेंट है जिनकी कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी है। तो इन ऑर्बिट्स को और हम क्या कहते हैं, इसीलिए स्टेशनरी स्टेट्स और एनर्जी लेवल्स, है ना। एनर्जी लेवल्स में अब जैसे जैसे हम बाहर जाते जाएंगे, जैसे सपोज करो KLMN, ये नाम हमने दिया ना, तो K वाला आपका शेल कहाँ है, न्यूक्लियस के सबसे पास, इसकी सबसे कम एनर्जी होगी, K की लोएस्ट एनर्जी होगी। या फिर आप इसको दूसरे टर्म्स में कह सकते हो 1 2 3 4, मतलब जो शेल आपका एनर्जी लेवल आपका न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास है उसकी एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद जैसे जैसे आप बाहर जाते जाओगे एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अच्छा, देन उसके बाद एनर्जी लेवल, स्टेशनरी स्टेट्स। अब हम बात कर रहे हैं अगर एनर्जी लेवल की, तो डेफिनेटली हर एनर्जी लेवल के लिए एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोहर ने कोई ना कोई फॉर्मूला तो जरूर निकाला होगा, है ना। अब हम पढ़ेंगे उसके बाद नेक्स्ट वो वाला फॉर्मूला जिसको कि कहा जाता है बोहर फॉर्मूला, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको आपको उसकी कई सारी फॉर्म्स है एक्चुअली इस फॉर्मूले की, वो आपको याद करनी पड़ेगी, बड़ी सिंपल है, उसको एक दो बार आप रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। सो थर्ड पॉइंट है हमारा बोहर मॉडल के लिए, हम एनर्जी लेवल कैलकुलेट करेंगे। बोहर ने एक फॉर्मूला दिया जिसका नाम आप कह सकते हो बोहर फॉर्मूला, टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, ठीक है, टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आप कह सकते हो। एक्चुअली बोहर ने जितना मॉडल स्टडी किया वो हाइड्रोजन एटम को कंसीडर करते हुए किया, ठीक, तो उसने फॉर्मूलाज भी जो दिए हैं ये हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए दिए हैं। क्या था फॉर्मूला देखिए, En इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर me4 n स्क्वायर h स्क्वायर, ये उन्होंने जनरल फॉर्मूला दिया, ठीक, फॉर हाइड्रोजन एटम। क्लियर। अब इस फॉर्मूले में देखिए 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो उसके लिए m की वैल्यू आपको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। e की वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19, ये आप कर चुके हो। n मतलब कि कौन सा एनर्जी लेवल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी है, और h है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अगर इन सब में जो जो आपकी वैल्यूज मतलब हमें पता है ऑलरेडी उसको हम पुट कर लें तो आप सारी वैल्यू पुट कर सकते हो, इसको हटा के जनरलाइज करके अगर आपको फॉर्मूला बनाना है तो, है ना। तो ये उन्होंने जनरल फॉर्मूला दिया एनर्जी लेवल की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, इसीलिए इसका नाम पड़ा बोहर फॉर्मूला। अब इसकी वेरिएशंस क्या है फॉर्मूले की, देखिए En इज इक्वल टू -21.8 × 10⁻⁻19, ठीक, डिवाइड में n स्क्वायर ही आ जाएगा, जूल पर एटम।
ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो सीबीएसई में हो चाहे वो एमसीक्यू, स्पेशली एमसीक्यूज में जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहाँ पे इसका बहुत रोल है, बहुत यूज है। ठीक है, ये हो गया। या फिर अगर आपको करना हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो आपकी वैल्यू आ जाती है -13.6। बाकी सारी चीजें चेंज है, आपको ये जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं ये थोड़ी याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ मैं और लिख देती हूँ, है ना। और एक और है -1312/n² किलो जूल पर मोल है। तो देखो आपको एनर्जी ही आपने अलग अलग यूनिट्स में एक्सप्रेस की है, जूल पर एटम में किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में किया और किलो जूल पर मोल में किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू मैं फिर से बता दे रही हूँ, क्या 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, ये तीनों आपके एनर्जी लेवल्स की जो उसने वैल्यू कैलकुलेट की हाइड्रोजन एटम के लिए। अब बात करते हैं हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। क्या मतलब है इसका हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल का? हाइड्रोजन में देखिए एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल कौन होगा? जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो। अब मैं अगर हाइड्रोजन से अगला एलिमेंट लेती हूँ हीलियम, हमें पता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। एक हम माइनस कर दे रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा वो? हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। अगला पढ़ते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, देन लिथियम। लिथियम के लिए 2+ आ जाएगा, सेम वैसे ही। तो ये आपके हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, H लाइक पार्टिकल्स, इनके लिए भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। बस इसमें चेंजेस क्या करने हैं, क्योंकि हमें पता है कि एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है तो नेचुरली उसका कोई ना कोई इफेक्ट तो पड़ेगा एनर्जी लेवल पे। तो ये जितने फॉर्मूलेज हैं इसमें चेंज क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ। En = जनरल जो आपका फॉर्मूला है ना, सपोज करो हाइड्रोजन एटम के लिए, उसमें आपको Z² मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं किसी एक के साथ बता दे रही हूँ, -1312 डिवाइड में n² ही रहेगा, ऊपर आपका आ जाएगा Z²। ठीक है, तो चाहे आपका ये फॉर्मूला है, यहाँ भी आप Z² मल्टीप्लाई कर दोगे न्यूमरेटर में, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी सेम आपका यहाँ पे साइड में Z² आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में हो सकता है कंपैरेटिव इस तरह से क्वेश्चन आए, न्यूमेरिकल में आए, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल है तो जो पार्टिकल दिया होगा Z उसका एटॉमिक नंबर आप लोगे, स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो ये आपने कैलकुलेट की एनर्जी की वैल्यूज डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के लिए। बाकी एक चीज और है, जैसे हमने कहा कि हम बाहर जैसे जैसे जाते जाएंगे न्यूक्लियस से, सपोज करो मैंने आपको पहले डायग्राम बनाया था, सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके आसपास क्या है हमारे सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, करेक्ट। जैसे जैसे हम बाहर जाते जा रहे हैं एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, आप यहां से भी देख सकते हो एन की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, और सपोज करो ओवरऑल जितनी आपकी वैल्यूज हैं, तो लोएस्ट एनर्जी यानी किसकी हो जाएगी? जो आपका एनर्जी लेवल या ऑर्बिट सबसे पास है। बट एक चीज ऑब्जर्व की गई कि ये जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं वो इक्वली स्पेस्ड नहीं है। उसका क्या मतलब है इक्वली स्पेस्ड नहीं? मतलब कि आप ये सोचें कि पहले और दूसरे के बीच में जितनी एनर्जी की वैल्यू, इक्वली स्पेस का मतलब यहाँ डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, एनर्जी को लेके बात हो रही है, क्योंकि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट एनर्जी लेवल्स पे है और एनर्जी की वैल्यूज को लेके है। सो जितनी आपकी डिफरेंस आपका जो आया N1 और N2 एनर्जी लेवल में, वो जरूरी नहीं है कि N2 और N3 में भी होगा। इनफैक्ट जैसे जैसे हम बाहर जाते जा रहे हैं वो एनर्जी लेवल या वो एनर्जी गैप कह लो, वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ साथ में लिख भी दे रही हूँ। ओके, आई विल राइट हियर एनर्जी गैप डिक्रीजेज। ये चीज याद रखना, क्योंकि ये हमारे एमसीक्यू में कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में पूछा जाता है। एनर्जी गैप डिक्रीजेज एज वी मूव आउटसाइड। ठीक, दो चीज हो गई हमारे पास कि एनर्जी लेवल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एनर्जी गैप डिक्रीज हो रहा है। कंफ्यूज मत कीजिएगा, KLMN जैसे शेल है तो N वाला शेल, सबसे बाहर वाले शेल की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन अगर हम एनर्जी गैप की बात करें तो एनर्जी गैप जैसे जैसे बाहर जाएंगे डिक्रीज होता जाएगा। ठीक, अब जैसे ये उसने एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट की, ऐसे ही रेडियाई और वेलोसिटी की भी वैल्यू कैलकुलेट की, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स दोनों के लिए। अब हम नेक्स्ट पोस्टुलेट हमारा वही है, रेडियाई एंड वेलोसिटी को लेके। फोर्थ पॉइंट रेडियस को लेके है। ठीक है, कि आपने R की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है N किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के लिए, तो क्या होगा? R0 × N² डिवाइड बाय, अब देखो ये तो हो गया हाइड्रोजन पार्टिकल के लिए, डिवाइड बाय मैं नहीं कहूंगी, क्यों? क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए कहेंगे तो डिवाइड बाय Z आ जाता है।
ठीक है। यहाँ आर नॉट कह लो या इसको ए नॉट कह लो, यहाँ मैं इसको ए नॉट की वैल्यू दे देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। रेडियस आपने निकाला किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो वो क्या आ गया, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर। अब ये ए नॉट क्या है, ए नॉट है आपका बोहर रेडियस। बोहर रेडियस का मतलब इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। बोहर रेडियस का मतलब क्या है, फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए जो आपका रेडियस होना चाहिए वो, ठीक। इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है 0.529 एंगस्ट्रॉम। बोहर ने क्या किया, फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए रेडियस कैलकुलेट किया, उसको ध्यान में रखते हुए देन अगर आपको किसी और एनर्जी लेवल का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर। ये था हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन लाइट के लिए आप क्या करोगे, जस्ट अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। हाइड्रोजन लाइट के लिए आपको ए नॉट इंटू एन स्क्वायर तो है, लेकिन डिवाइड बाय जेड है। एनर्जी में आपका मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर था, ठीक है, यहाँ हो गया डिवाइड बाय जेड। इसी तरह से आपका है फिर उसके बाद वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी की भी वैल्यू क्या होगी, एक फिक्स्ड वैल्यू उसने कैलकुलेट कर ली फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए, देन इनटू एन एंड सेम आपका वैसे ही जेड की वैल्यू, ठीक है। सपोज कीजिए वी नॉट इंटू जेड बाय एन, ठीक है। अब तीनों फॉर्मूले में आप देखिए, यहां मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर देती हूँ, ये शायद हो सकता है क्लियर ना विजिबल हो आपको, राइट। अब आई थिंक क्लियर होगा। अब आप तीनों फॉर्मूले में देखिए, पहला एनर्जी वाले फॉर्मूले में क्या था, इनटू जेड स्क्वायर, रेडियस में डिवाइड बाय जेड, और तीसरा वेलोसिटी में मल्टीप्लाइड बाय जेड। तो ये आप याद रखना कि कब जेड यानी एटॉमिक नंबर का रोल या कहाँ आपका मल्टीप्लाई में जा रहा है, कहाँ डिवाइड में जा रहा है, और स्क्वायर कब है। स्क्वायर खाली एनर्जी में है, बाकी इन दोनों में आप देखिए खाली जेड की वैल्यू है। अब जैसे आपका यहाँ ए नॉट था बोहर रेडियस, ऐसे ही फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए वेलोसिटी या फर्स्ट ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी जो कैलकुलेट की गई, वेलोसिटी फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, वो आपकी क्या है 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ये पॉस्टुलेट्स आपके कुछ हो गए, हमने रेडियस निकाली है, वेलोसिटी निकाली, एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉस्टुलेट है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि फिक्स्ड। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। इसको कई बार पूछा भी जाता है कि क्या है, इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, हाउ एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है जिसकी पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू है, तो नेचुरली एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम क्या कह रहे हैं कि क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी लेवल्स में ही प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड है, वैसे ही आपका एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। क्वांटाइज्ड मतलब अगेन मैं बता रही हूँ फिक्स्ड है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए mvr इज इक्वल टू NH/2π। आप फॉर्मूले से देख सकते हो, यहाँ पे भी n का रोल आ गया, और जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा अलग अलग एनर्जी लेवल्स के लिए वो किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, h/2π का। तो हम ये कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड, ठीक है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि कैसे, तो ये रिलेशन याद रखिएगा, ये आगे भी काम आएगा। आगे फर्दर कुछ टॉपिक्स आएंगे जो कोरिलेट करेंगे इसके साथ, ठीक है। कुछ और पॉस्टुलेट्स करते हैं, एक दो पॉस्टुलेट्स और हैं इंपॉर्टेंट, उसके बाद हमारा बोहर मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। 7 पॉइंट्स हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट है 8th पॉइंट। ये सिंपल है, इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल में जब प्रेजेंट होता है वो उसकी क्या है, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो उस एनर्जी लेवल को आप क्या कहोगे, नॉर्मल और ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट। और जब तक इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल में है, रिवॉल्व कर रहा है, वो अपने आप किसी एनर्जी लेवल में बिना एनर्जी चेंजेस के, मतलब कि जब तक एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी उसको मिलेगी नहीं, वो चेंज नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी लॉस्ट और गेन्ड कॉन्टिन्यूसली। तो आपका जो नॉर्मल और ग्राउंड स्टेट है वो कौन सी हो गई, लोएस्ट एनर्जी लेवल, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन, लोएस्ट एनर्जी लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ठीक। अब बात आती है नेक्स्ट कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब कर रहा है, या वो क्या केस है। सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और वो कहाँ पहुंच गया, हायर एनर्जी लेवल पे, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स मैंने शॉर्ट में लिखे, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। हायर एनर्जी लेवल
ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर गेनिंग एनर्जी, है ना। गेनिंग एनर्जी आप ये कह सकते हो एब्जॉर्बिंग एनर्जी और एब्जॉर्बिंग एनर्जी। अब जो हायर एनर्जी लेवल आपका आया है उसको हम क्या कहेंगे, एक्साइटेड लेवल या एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो अब जब तक इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की थी तब तक तो सेम वही आपका लेवल था, ग्राउंड स्टेट लेवल, है ना, एनर्जी लेवल यानी आपका सबसे लोएस्ट वाला। जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और जब वो वापस आता है वो एमिशन और एब्जॉर्प्शन जो ट्रांजिशन होती है जिसकी हमने बात की रिडबर्ग फॉर्मूले में, ठीक है। बस अब एक चीज ध्यान क्या रखनी है, डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी, E2 माइनस E1, मतलब दोनों एनर्जी लेवल की जो एनर्जीज हैं उनका डिफरेंस। क्लियर। सो बोहर मॉडल में ये सारे टॉपिक्स थे, मेन जो आप कह सकते हो पॉइंट्स थे। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन, अब आप देखिए सपोज करो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम वन एनर्जी स्टेट टू अनदर, तो जंप कर रहा है मतलब कि जो भी वो एनर्जी के चेंजेस होंगे वो किस में होंगे, डिस्क्रीट वैल्यूज में, मतलब पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होंगे, जिसको कि आपने क्वांटा या फोटोन कहा था पिछली थ्योरीज में, राइट। बट कॉन्टिन्यूसली आपकी अगर आप ये कहो कि एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर, वो क्या कर रहा है, जंप। तो बोहर मॉडल ने ये सारे पॉइंट्स क्लियर किए, जिससे की वजह से आपका पिछला मॉडल जो है जो वो नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था वो इसने एक्सप्लेन किया। अब फर्दर इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि और चीज़ें कुछ डिटेल में है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं। सो टिल देन आप यहाँ तक का सारा रिवाइज कीजिए, पोस्टुलेट्स तक जितना अब तक हमने पढ़ा है, एंड दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस जरूर प्रेस करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।